थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट्स को मॉड्यूल 1 में एक टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक का नाम है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। आपने देखा कि ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या फिर आप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की भी बात कर सकते हैं। ये एक प्रकार का एम्पलीफिकेशन भी करता है, एम्पलीफायर एक्शन को शो करता है। ट्रांजिस्टर जो है सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में एम्पलीफाई करता है। आप इतना छोटा सिग्नल देंगे उसको एम्पलीफाई करके वो उसके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा। तो ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए भी करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कब वर्क करता है, जब वो एक्टिव रीजन में होता है। उसका ऑपरेटिंग पॉइंट, ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट मींस व्हाट? आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज मस्ट बी इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में उसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स होने चाहिए। ऑपरेटिंग पॉइंट हम किसको बोल रहे हैं? तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज को। ठीक है, आपने देखा कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट IC कलेक्टर करंट होता है और आउटपुट वोल्टेज VCE होता है। ये आपने लेक्चर में देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था वहां पे बताया था आपको। और मैंने ये भी बताया था कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तरह वर्क कराने के लिए हम लोग बहुत सारे सर्किट का डिजाइन करते हैं। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भी हो सकता है, कॉमन इमीटर हो सकता है, कॉमन कलेक्टर हो सकता है, लेकिन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये भी बात मैंने बताया। तो इन सारे बातों को हमको ध्यान में रखते हुए एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाना है। सिंगल स्टेज कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर केवल और केवल एक ट्रांजिस्टर होगा। एक ट्रांजिस्टर होगा। अगर एक से ज्यादा होता तो वो मल्टी स्टेज हो जाता। सिंगल स्टेज मतलब कि इसमें केवल एक ट्रांजिस्टर होगा। जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाया है। दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन 100% रहेगा। जनरली एक्सप्लेनेशन के लिए कहता है। इसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ना है, उसमें बैंडविड्थ पढ़ना है। ठीक है, मॉड्यूल 1 का यही आपका कुल मिलाकर के सिलेबस होगा। चलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। व्हेन ओनली वन ट्रांजिस्टर, हियर वी आर यूजिंग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT विथ एसोसिएटेड सर्किटरी। उसके साथ साथ एक उसकी सर्किटरी भी होगी, केवल ट्रांजिस्टर नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि केवल ट्रांजिस्टर नहीं है, इसके साथ साथ इसके संबंधित सर्किट भी होंगे, संबंधित सर्किट होंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यही बोल रहा है कि विथ ओनली वन ट्रांजिस्टर BJT with associated circuitry is used for amplifying a weak signal. The circuit is known as single stage transistor amplifier. इसी सर्किट को सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोला जाएगा। It has one transistor, biased circuit and other auxiliary component like capacitors. इसके अंदर कुल मिलाकर के क्या होगा? तो एक ट्रांजिस्टर होगा। ये जो आप देख रहे हैं R1, R2 और RE, इसको बायस सर्किट बोलते हैं। R1, R2, RE को बायस सर्किट बोलते हैं। और अदर ऑक्सिलरी कंपोनेंट हमारा क्या हो गए? कैपेसिटर्स। दीज आर द अदर ऑक्सिलरी कंपोनेंट। सबका काम है, अपना अपना काम है, कौन क्या काम करेगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर हमको सिंगल स्टेज एम्पलीफायर बनाना है और मेरे पास अगर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, तो उस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में से हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को अलग कर सकते हैं। एक्चुअली मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हमको लार्ज अमाउंट ऑफ गेन चाहिए, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज गेन चाहिए, तो हमको मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूज करना पड़ेगा। अगर आप एक के बाद एक बहुत सारे स्टेज को कनेक्ट करते जाएंगे तो गेन मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। अगर एक स्टेज का गेन 10 है, दूसरे स्टेज का गेन 20 है,
और तीसरे स्टेज का गेन मेरा 30 है, तो तीनों 10 गुने 20 गुने 30 हो जाएगा। इससे हम लोग हाई गेन अचीव कर सकते हैं। तो दो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज व्हाट complex circuitry but it is used for what हाई गेन हाई वोल्टेज गेन के लिए। अगर हम चाहते हैं कि मेरा एम्पलीफिकेशन बहुत ज्यादा हो बहुत कम इनपुट अप्लाई करने के बाद, तो हमको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को बनाना पड़ेगा। और हम लोग लेकिन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को एज ए बेस बना करके क्या करते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाते हैं। अब मल्टी स्टेज बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सेम इस तरह का एक सर्किट यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। ये कैपेसिटर ऑलरेडी यहाँ पे है, ये वाला बीच वाला जो सर्किट आप देख रहे हैं ये पूरा ये सीई आरई ट्रांजिस्टर आरसी आर1 आर2 इसको कनेक्ट कर देना है आउटपुट में। और इस तरह से कनेक्ट करना है कि पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाए। इसको कास्केडिंग बोलते हैं, कास्केडिंग ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोलते हैं। तो खैर हमको मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको केवल और केवल सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से मतलब है। बस आप इतना जानेंगे कि मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम गेन को क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, गेन को इंक्रीज कर सके रैपिडली। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है अबाउट सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। चलिए इसका सर्किट डायग्राम डिस्कस करते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसका एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। अब इस सर्किट डायग्राम में सभी चीज का अपना अपना फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे R1, R2 और RE, ये R1, R2 और RE इस ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन में पकड़ के रखेगा। अगर आप ये नहीं लगाते हो, अगर आप R1, R2 नहीं लगाते हो, ठीक है, एंड R1, R2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू RE। अगर RE नहीं भी रहेगा थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन R1, R2 को रहना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, बायस्ड सर्किट, बायसिंग रेसिस्टेंस। इट इज नोन एज व्हाट, बायसिंग रेसिस्टेंस। R1, R2 एंड RE collectively known as बायसिंग रेसिस्टेंस। बायसिंग रेसिस्टेंस का क्या काम है, वो उसको एक्टिव रीजन में बायस्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा। तो इसको हम लोग यहां पे कैसे बोलेंगे कि ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हुआ ट्रांजिस्टर का, उसका आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, इसको हमेशा एक्टिव रीजन में मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट को आप पकड़ के नहीं रखिएगा तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन से हो सकता है कि सैचुरेशन रीजन में चला जाए और या फिर कट ऑफ रीजन में चला जाए। और आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है, उसका ऑपरेटिंग पॉइंट सैचुरेशन रीजन में चला गया, मतलब क्या, ट्रांजिस्टर अब सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है, तो ट्रांजिस्टर ऑन स्विच की तरह काम करेगा। और अगर वो कहां चलाया, कट ऑफ रीजन में चलाया, तो वो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, वो एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करेगा। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करे, इसलिए जरूरी है कि उस ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट किसको बोल रहे हैं, हम बार बार इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि अदर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल को ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, आउटपुट वोल्टेज इज IC एंड आउटपुट वोल्टेज इज VCE एंड आउटपुट करंट इज व्हाट, IC। ठीक है, आप ये कॉन्फ़िगरेशन चेक कर पा रहे होंगे ना। ये हमारा क्या है, ये बेस है, ये क्या है, कलेक्टर है, और ये क्या है, इमीटर है। देखो इनपुट हम बेस पे दे रहे हैं, आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हैं, तो कॉमन कौन हो गया, कलेक्टर। तो इसको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। तो ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर किस कॉन्फ़िगरेशन में है, कॉमन इमीटर। तो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट हम लोग किसको बोलेंगे, आउटपुट वोल्टेज इसका VCE होगा और आउटपुट करंट इसका IC होगा। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट and this operating point must be in the active region so that transistor will work like an amplifier in active region। active region में एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है।
इसको एक्टिव रीजन में एसोसिएट करके होल्ड करके कौन रखेगा, बायसिंग रेसिस्टेंस विच इज यूज्ड इन द बायसिंग सर्किट। ठीक है। सेकेंडली हम लोग दो कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, एक इनपुट कैपेसिटर एंड यहां पे हमारा सीसी, इसको कपलिंग कैपेसिटर बोला जाता है। दिस इज नोन एज व्हाट, कपलिंग कैपेसिटर। यू कैन राइट इट कपलिंग कैपेसिटर। ठीक है। एंड दिस इज नोन एज बाईपास कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर एंड दिस इज नोन एज इनपुट कैपेसिटर। इनपुट कैपेसिटर और कपलिंग कैपेसिटर का अपना अपना कुछ कुछ काम होता है, कुछ सेम काम भी करता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस इनपुट कैपेसिटर एंड बाईपास कैपेसिटर इज टू ब्लॉक डीसी, टू ब्लॉक एनी डीसी कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द सिग्नल। सिग्नल कैसा होता है, सिग्नल हमारा ऐसा होता है, एसी नेचर का, इस तरह का होता है साइनसॉइडल सिग्नल। बाई चांस अगर इस सिग्नल के अंदर कोई डीसी कंपोनेंट आ गया, अब एसी डीसी दोनों साथ साथ चलेगा और हमको केवल और केवल एसी चाहिए तो साथ साथ डीसी भी मिलेगा। तो ये कौन इंश्योर करेगा कि डीसी को रोक देना है, आगे नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर डीसी एसी के साथ चला गया इसके अंदर तो वो भी एम्पलीफाई हो जाएगा और सिग्नल के लेवल को इंक्रीज कर देगा। इसलिए जरूरी है कि मेरा डीसी जो होना चाहिए, सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। डीसी जब उसके पास आता है तो वो उसके लिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो अब इस सिग्नल में एसी और डीसी अगर दोनों है तो ये इनपुट कैपेसिटर उस डीसी को ब्लॉक करेगा और केवल एसी को आगे के तरफ पास होने देगा फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लीफिकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, एम्प्लीफिकेशन। यही काम मेरा इनपुट कैपेसिटर का है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब एक नीचे मैंने यहां पे बाईपास कैपेसिटर लगाया है। ये बाईपास कैपेसिटर का क्या काम है, ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वोल्टेज को यहां पे ड्रॉप होने नहीं देगा। क्योंकि अगर इनपुट यहां पे आया और वो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप यहां पे करेगा तो हमारा आउटपुट में वोल्टेज कम हो जाएगा और आउटपुट में वोल्टेज कम हो जाएगा जो कि हम नहीं चाहते हैं। मेरे आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा मिले। तो इनपुट में वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप ना हो, एसी वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप ना हो, एसी, क्योंकि यहां इनपुट से अब एसी चला, क्योंकि डीसी को तो इसने ब्लॉक कर दिया। तो अब एसी जो चलेगा वो ज्यादा ड्रॉप यहां पे ना हो जाए, इसके लिए हम लोग एक बाईपास कैपेसिटर का यूज करते हैं। कोई वोल्टेज को ड्रॉप होने ही नहीं देगा ये बाईपास कैपेसिटर। जैसे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने की कोशिश होगा, पूरा का पूरा वोल्टेज को करंट के रूप में ये ग्राउंड में ट्रांसफर कर देगा। सो बाईपास कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ पे वोल्टेज को ज्यादा ड्रॉप नहीं होने देता है, क्योंकि अगर ये वोल्टेज ज्यादा यहाँ ड्रॉप हो गया तो यहाँ वोल्टेज मेरा कम हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, बाईपास कैपेसिटर। इसलिए इसका नाम बाईपास पड़ा है, क्योंकि ये वोल्टेज को ड्रॉप यहाँ नहीं होने देगा, पास कर देगा इसको। नेक्स्ट आप वहां पे देख रहे हैं कपलिंग कैपेसिटर। इसका दो काम होता है। पहला तो काम जो ये काम किया, मान लो फर्दर किसी कारण से इसके अंदर डीसी कंपोनेंट आ गया, क्योंकि यहाँ डीसी तुमने अप्लाई किया, तो डीसी मेरा आगे के स्टेज में नहीं जाना चाहिए। तो आगे के स्टेज में मेरा डीसी नहीं जाएगा, उसके लिए कपलिंग कैपेसिटर का हम लोगों ने यूज किया। दूसरा ये है कि ये कपल कराता है, एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ने में ये हेल्प करता है। अभी ने यहाँ सिंगल स्टेज यूज किए, हो सकता है इससे ज्यादा स्टेज यूज करते तो हमको इसमें कपलिंग कराना पड़ता है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर का वर्किंग है। दिस इज व्हाट, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है। इसको लिखेंगे, कुछ और पॉइंट्स हैं, है ना, उसको हमको यहाँ पे मेंशन करना है सर्किट के अंदर। चलिए तो हम लोग सर्किट डायग्राम देख रहे हैं सिंगल स्टेज कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। सिंगल स्टेज कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है,
है ना। कॉमन इमीटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने देखा अभी अभी कि बायसिंग सर्किट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। बायसिंग सर्किट इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन के अंदर रखेगा ताकि ये बेसिकली किस टाइप से वर्क करे, तो एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करे। इसके अलावा सेकंड आप देख रहे हैं इनपुट कैपेसिटेंस। मैंने आपको बताया कि इनपुट कैपेसिटेंस का काम क्या है। इनपुट कैपेसिटेंस सिग्नल को कपल करेगा। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड माइक्रो मींस 10 की पावर -6 माइक्रोफैराड को अगर फैराड में चेंज करने की जरूरत पड़े तो हम लोग 10 की पावर -6 फैराड करते हैं। ठीक है, तो 10 की पावर -6 फैराड हमारा होता है। तो 10 माइक्रोफैराड जनरली यूज होता है जो कि सिग्नल को क्या करेगा, बेस के ऊपर कपल कराएगा, पहला बात। और दूसरा काम क्या करेगा, कपल कहने का क्या मतलब है, सिग्नल को यहां से यहां इजिली ट्रांसफर करेगा। और दूसरा काम ये क्या करेगा कि इसके अंदर कोई डीसी कंपोनेंट है उसको रोकेगा, सिर्फ और सिर्फ एसी कंपोनेंट को यहाँ पे पास कराएगा। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। नेक्स्ट हमारा इमीटर बाईपास कैपेसिटर है। ये इमीटर बाईपास कैपेसिटर है। ये इमीटर रेसिस्टेंस के जस्ट पैरेलल में लगा हुआ है। कैसा कनेक्शन में लगा हुआ है, पैरेलल कनेक्शन में। और ये क्या काम करेगा, तो ये एम्पलीफाइड वोल्टेज को यहाँ पे ड्रॉप होने नहीं देगा। क्या करेगा, एम्पलीफाइड वोल्टेज को इट विल प्रोवाइड ए लो रिएक्टेंस पार्ट टू एम्पलीफाइड एसी सिग्नल। अगर कोई एम्पलीफाइड एसी सिग्नल यहाँ पे आया तो वो इसके थ्रू क्या होगा, ग्राउंड में पास हो जाएगा, यहाँ पर सिग्नल को जाने नहीं देगा। यहाँ अगर सिग्नल चला गया, मान लो ये नहीं होता तो सिग्नल यहाँ पे चला जाता करंट के रूप में और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करता। अगर यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो गया, इनपुट में मैंने दिया और यहाँ ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो यहाँ पर वोल्टेज हमको कम मिलेगा, कलेक्टर में वोल्टेज कम मिलेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो गया, एम्पलीफाइड वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ज्यादा हो गया तो हमारा यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। तो ये बाईपास कैपेसिटर हाई वोल्टेज को सिग्नल को क्या लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है और सिग्नल को ग्राउंड के अंदर जाता है ताकि यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप ना हो। ये हमारा मेन कंसेप्ट है यहाँ इमीटर बाईपास कैपेसिटर को लगाने का, जो कि मैंने वहां पे लिखा भी है। नेक्स्ट है आपका कपलिंग कैपेसिटर सीसी। सीसी मींस कपलिंग कैपेसिटर। इसका भी दो काम है, एक तो ये डीसी को ब्लॉक करेगा और दूसरा ये क्या करेगा, एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, एक स्टेज से दूसरे स्टेज को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये इसका क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, सर्किट का डिस्क्रिप्शन हो गया। यू कैन ऑल्सो से इट इज व्हाट ऑपरेशन ऑफ व्हाट सिंगल स्टेज कॉमन इमीटर। हमने एक कॉमन इमीटर भी वर्ड जोड़ दिया, आपको ध्यान रखना है कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बनाते हैं। चलिए, तो इसको आप लिखेंगे। इसके बाद इसका एक टॉपिक बचता है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बाद हमको इसके बैंडविड्थ के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम एक कर्व बनाएंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, इसमें हम वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप इसको लिख लें। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। इसका हमको डिस्क्रिप्शन करना है और इसी में हम बैंडविड्थ भी आपको बताएंगे किस तरह से हम लोग बैंडविड्थ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहने का क्या मतलब, व्हाट इज द रिस्पॉन्स, है ना। रिस्पॉन्स कहने का मतलब ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन डालते हैं, इसी को रिस्पॉन्स बोलते हैं। रिस्पॉन्स का यही मतलब होता है, अगर हम आपसे कुछ पूछते हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है, मेरे क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स होता है। हम बोलते हैं कि आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, यू आर नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स। इसका मतलब यह है कि इनपुट में मैंने क्वेश्चन पूछा तो आउटपुट में आपसे कुछ नहीं मिला, तो उसको रिस्पॉन्स बोला, नो रिस्पॉन्स बोला जाता है। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं और आप जवाब दे दो तो हम बोलेंगे कि आपने रिस्पॉन्स हमको दिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी हेयर
फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिग्नल हेयर और फ्रीक्वेंसी हेयर, जो सिग्नल आप इनपुट में अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करो तो ये एम्पलीफायर का गेन के ऊपर इस सिग्नल का है ना क्या प्रभाव पड़ेगा, गेन कैसे हमारा इफेक्टेड होगा, वोल्टेज गेन कैसे इफेक्ट होगा, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। इसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व भी बोला जाता है। इस पूरे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व को अगर आप देखो तो इसमें 3 रीजन मैंने डिवाइड किया है। पहला रीजन मेरा यहाँ हो गया लो फ्रीक्वेंसी रीजन, और बीच वाला रीजन हो गया इसको मिड फ्रीक्वेंसी रीजन बोलते हैं, और इधर वाले रीजन को हाई फ्रीक्वेंसी रीजन बोलते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो मिड फ्रीक्वेंसी रीजन के यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज गेन है। ए वी इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज गेन। एक्चुअली वोल्टेज गेन जो होता है ये आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का रेशियो होता है। वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट, कितना मैंने दिया और कितना हमने पाया, इसी से हम लोग गेन को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो आप यहाँ फिगर को आप क्लियरली देख सकते हैं। 3 रीजन मैंने बनाया है, एक हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, एक लो फ्रीक्वेंसी रीजन, एक मिड फ्रीक्वेंसी रीजन। आप चेक करके देखो हाई और लो फ्रीक्वेंसी रीजन में गेन मेरा डिक्रीज हो रहा है। हाई और लो फ्रीक्वेंसी रीजन में गेन मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नीचे के तरफ जा रहा है। और मिड रीजन में गेन ऑलमोस्ट मेरा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमको 2 फ्रीक्वेंसीज मिलेगा। वो फ्रीक्वेंसी हमको कहाँ पे मिलेगा, तो मैक्सिमम गेन पे नहीं मिलेगा, हमारा रिड्यूस्ड गेन पे मिलेगा। 1/√2, 1/√2 हमारा रिड्यूस गेन पे मिलेगा। तो 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम वोल्टेज गेन पे हमको 2 फ्रीक्वेंसीज मिलेगा। क्या बोल रहे हैं, 1/√2 टाइम्स गेन पे हमको, रिड्यूस्ड गेन पे हमको 2 फ्रीक्वेंसी मिलेगा, FL और FH। FL को लो फ्रीक्वेंसी या लोअर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और FH को अपर या हायर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इन्हीं का जो डिफरेंस होता है वो हमारा बैंड विड्थ होता है, जिसको मैंने स्मॉल BW से दिखाया है। BW मींस बैंड विड्थ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैंड विड्थ हो गया। दिस इज नथिंग बट बैंड विड्थ, ये हमारा बैंड विड्थ हो गया। तो बैंड विड्थ क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो बैंड विड्थ BW इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू FH माइनस FL, FH माइनस FL। अब ये 1/√2 पे डिक्रीज पे ही हम लोग इसको लेते हैं, हम ऊपर से नहीं लेते हैं, हम यहाँ डिक्रीज हो गया इससे लेते हैं। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन 1/√2 को कैलकुलेटर से जब तुम निकालोगे तो आएगा 0.707 AV मैक्सिमम। और जब हम इसको डेसिबल में निकालेंगे, डेसिबल में कैसे निकलता है, तो डेसिबल में -20 log बेस 10। ठीक है, और 1/√2 को तुम डेसिबल में निकाल के देखो -3 dB आएगा। इसलिए इन दोनों फ्रीक्वेंसी को लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी और इसको अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले तो हमको ये जानना है कि ये गेन डिक्रीज क्यों हो रहा है इसमें और इसमें, हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में और लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट एट लो फ्रीक्वेंसी रीजन, एट लो फ्रीक्वेंसी रीजन या लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन, REGION। तो एट लो फ्रीक्वेंसी रीजन में क्या होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखो लो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जैसे सिग्नल यहां से आएगा, सिग्नल यहां पे आएगा, इसका रिएक्टेंस कितना होगा, XC, दिस इज इक्वल टू 1/ωc इन। दिस इज द रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रिएक्टेंस आप जानते हो 1/ωc इन होता है। ठीक है, तो एट लो फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि द इनपुट इनपुट कैपेसिटर रिएक्टेंस, इनपुट कैपेसिटर रिएक्टेंस C इन, इनपुट कैपेसिटर रिएक्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं, XC से। दिस इज इक्वल टू 1/ωc इन, एंड ओमेगा को हम 2πf लिखते हैं, 2πf इंटू C इन। ठीक है,
तो एट लोअर फ्रीक्वेंसी में, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। फ्रीक्वेंसी अगर मेरा लो होगा तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस, कैपेसिटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब है अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहां लेंगे, उसको ये कैपेसिटर रोक देगा, डीसी को तो रोकेगा ही रोकेगा, एसी सिग्नल को भी रोक देगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे, रिएक्टेंस मेरा इंक्रीज होता जाएगा और सिग्नल कम से कम पहुंचेगा बेस पे, और अगर बेस पे कम से कम पहुंचेगा तो कलेक्टर पे सिग्नल भी कम से कम पहुंचेगा एम्पलीफाइड रूप में। और हम जानते हैं कि सिग्नल का गेन आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो अगर इनपुट में कम पहुंचा तो आउटपुट में कम एम्पलीफाई हुआ, तो गेन मेरा बढ़ने के बजाय घटने लगेगा, तो गेन मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो द इनपुट कैपेसिटेंस रिएक्टेंस गिवन बाय दिस एज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, एज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज reactance, reactance of C in increases, increases. This will reduce the voltage gain, voltage gain। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी पे हमारा वोल्टेज गेन क्या होगा, रिड्यूस होगा। चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि लो फ्रीक्वेंसी पे ये कैपेसिटर जो है ये गेन को कम कर दे रहा है, क्योंकि सिग्नल को कम से कम जाने देता है आगे, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस हाई होता है। चलिए, हाई कैपेसिटेंस, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पे तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी हाई करेंगे तो प्रतिरोध रिएक्टेंस कम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सिग्नल जाना चाहिए, बिल्कुल जाता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके चारों तरफ एक कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी अपने आप आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है। ट्रांजिस्टर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे अच्छा से काम करेगा, लेकिन इसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल दे दीजिएगा तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस अराउंड इट, और वो कैपेसिटर सिग्नल के स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एन एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रॉब्लम होगी, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे होगी प्रॉब्लम क्या, कि एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर will produce, will produce inter electrode, inter electrode capacitance, capacitance, inter electrode capacitance which reduces the gain, reduces the voltage gain, voltage gain, जो कि वोल्टेज गेन क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा वोल्टेज गेन को। ये इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस कहां फॉर्म होता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं यहां पे। ये कब की बात है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बात है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल देंगे तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस बना लेगा। ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस है। इस कैपेसिटर का नाम होगा, यहाँ बेस है, यहाँ कलेक्टर है, सी बी सी। इस इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस का नाम सी बी ई, बेस टू इमीटर, और सी सी ई, कलेक्टर टू इमीटर। तो यहाँ पे सी बी सी, सी बी ई और सी सी ई आर unwanted, unwanted
इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, ये इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस बनने के बाद हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी पे ये क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। और अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो सिग्नल इसके अंदर मूव करता रहेगा, सिग्नल को आउटपुट में जाने ही नहीं देता है। ये सिग्नल को आउटपुट में ये जाने नहीं देता है। एक प्रकार का ये क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ क्रिएट करता है। और इन तीनों में ये जो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक आउटपुट से इनपुट के तरफ एक बैक पाथ प्रोवाइड करा देता है, जिसको फीडबैक बोलते हैं। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ फीडबैक, निगेटिव एंड पॉजिटिव। निगेटिव फीडबैक यहाँ पे बन जाता है जो गेन को कम करता है। निगेटिव फीडबैक क्या है, गेन को। फीडबैक क्या होता है, आउटपुट से इनपुट के तरफ पाथ। तो आउटपुट यहाँ हुआ, इनपुट यहाँ हुआ, ये जैसे शॉर्ट कर जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड, तो ये इनपुट को बैक कर देगा। ठीक है, तो ये गेन हमारा क्या होता है, कम होता है। एड मिड फ्रीक्वेंसी गेन मेरा अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट पाया जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं जाता है। ठीक है, तो एट हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, आप ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट, एट मिड फ्रीक्वेंसी रीजन, मिड फ्रीक्वेंसी, एट मिड फ्रीक्वेंसी द गेन मतलब वोल्टेज गेन remains, the gain remains almost constant, almost constant over entire region, over entire region। ठीक है, इसलिए मैंने डायग्राम नहीं मिटाया था, आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए डायग्राम नहीं मिटाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बैंडविड्थ के बारे में लिखेंगे। उससे पहले आप इसको लिख लें। पहले आप ये ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद ये वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद फिर इस पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, इस पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, और ये वाला जरूर दिखाएंगे, ये जरूर दिखाएंगे। अगर आपको लगता है तो एक ट्रांजिस्टर अलग से बना लो और अलग से दिखा दो, इसको बाहर निकाल के, और इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस चारों तरफ दिखा दो। दीज आर कॉल्ड इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। अनवांटेड कैपेसिटेंस है, इसका नाम पैरासिटिक कैपेसिटेंस भी कहीं कहीं बोलता है। ये हमारे सिग्नल के गेन को कम करने में क्या करेगा, इसी का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप जान गए लो फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज गेन क्यों कम हो रहा है, इनपुट कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस के कारण। और हाई फ्रीक्वेंसी पे क्यों कम हो रहा है, तो पैरासिटिक और इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस के कारण। मिड फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो मिड फ्रीक्वेंसी में हमको कांस्टेंट गेन मिलेगा। ठीक है, चलिए इस चीज को आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग बैंडविड्थ का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि बैंडविड्थ इसके अंदर क्या है। देख ही लेते हैं, हम लोग डायग्राम मिटा देते हैं और ऊपर में बैंडविड्थ को हम लोग डिस्कस कर देते हैं, ताकि ये आपका यूनिट खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल 1। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। पैरासिटिक कैपेसिटेंस आप लोग बना लीजिएगा, है ना, पैरासिटिक कैपेसिटेंस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सर्किट डायग्राम को हम मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। तो अब बैंडविड्थ हम लोग देखते हैं। चलो, तो यहां बैंडविड्थ जो होगा, बैंडविड्थ इसको बीडब्ल्यू से, बीडब्ल्यू से शो करते हैं। तो इट इज द डिफरेंस, दैट इज, हम ये बोल सकते हैं, दैट इज बैंडविड्थ, दिस इज इक्वल टू अपर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fh और लोअर कट 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fl। ठीक है, यहां से आप देख पा रहे हैं। अब ये कहां पे लिया गया, ये ए मैक्सिमम पे नहीं लिया है, मैक्सिमम से √2 पे लिया गया है। तो ये fl and fh are the frequency
frequency at which voltage gain reduces about 70%। देखो इसको परसेंटेज में तुम निकालोगे तो 70% आएगा, ठीक है ना। ये जो 1/√2 की हम बात बोले, ये 0.707, इसको परसेंटेज में हम निकालेंगे तो 70% होता है, ठीक है, 70.7%। तो 70% हम बोले FL and FH is the frequency at which voltage gain reduces about 70% of its maximum value। ठीक है। एंड ऑल्सो ये 3 dB क्यों बोल रहे हैं? 3 डेसिबल, dB मीन्स डेसिबल, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि 1/√2 को तुम डेसिबल में निकालोगे 20 log बेस 10, 1/√2 निकालेंगे तो -3 डेसिबल आएगा कैलकुलेटर से। माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग की गेन मेरा कम हो रहा है, ठीक है। तो 70% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू और 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो हम चाहेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो, एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कहां वर्क करे? इसी रीजन में वर्क करे, मिड रीजन में। ये कांस्टेंट गेन शो कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि ये मिड रीजन में कांस्टेंट गेन शो करे, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी पे ये कैसा वर्क कर रहा है? तो ये गेन को कम कर रहा है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस हावी हो जा रहा है। लो फ्रीक्वेंसी पर गेन को कम कर रहा है, क्योंकि इनपुट कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस हावी हो जा रहा है। और मिड फ्रीक्वेंसी पे हमको अप्रोक्सीमेटली अच्छा गेन प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 आपका